नमस्कार। आज हम ईरान के बहुत लंबे और पेचीदा इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और हम ये सब उन स्रोतों के आधार पर कर रहे हैं जो हमें मिले हैं। देखिए, अक्सर जब ईरान का नाम आता है तो आजकल की खबरें, राजनीति, वही सब दिमाग में आता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें कहीं पीछे ले जाते हैं, हजारों साल पीछे। जी। एक ऐसी कहानी है ये राजाओं की, साम्राज्यों की, शायरों की और हाँ, क्रांतियों की भी। एक बहुत पुरानी और प्रभावशाली सभ्यता की कहानी। चलिए इस जानकारी को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना अहम है कि कैसे ये प्राचीन इतिहास, ये जड़ें आज भी ईरान की पहचान को आकार दे रही हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं। सही। ये तो संस्कृतियों के बनने बिगड़ने की, उनके उतार चढ़ाव की एक पूरी प्रक्रिया है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? शायद अकेमेनेट साम्राज्य से, लगभग 550 ईसा पूर्व। हाँ, वो सही रहेगा। पहला महान फारसी साम्राज्य माना जाता है इसे। स्रोतों में साइरस महान का जिक्र है, साइरस द ग्रेट। जी हाँ। और उनका साम्राज्य बाल्कन से लेकर सिंधु घाटी तक। जी हाँ, बहुत विशाल। जरा सोचिए कितना बड़ा रहा होगा। और देखिए, साइरस सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं जाने जाते हैं। उनकी वो सहिष्णुता की नीति, जीते हुए लोगों को अपने धर्म, अपने रीति रिवाज मानने की आजादी देना। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से तो आप कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच थे। बिल्कुल। ज्यादातर तो थोपते थे अपनी चीजें। जी। क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच थी या फिर साम्राज्य को जोड़े रखने का कोई तरीका भी? शायद दोनों का मेल रहा हो। फिर उनके बाद डेरियस आए, डेरियस द ग्रेट। अच्छा। उन्होंने इस बड़े साम्राज्य को आप कह सकते हैं प्रशासनिक रूप से मजबूत किया, संगठन बनाया। जैसे उन्होंने मुद्रा व्यवस्था शुरू की, अच्छी सड़कें बनवाई जिन्हें रॉयल रोड कहा जाता था, और वो मशहूर राजधानी परसेपोलिस। हाँ, उसके खंडहर तो आज भी मौजूद हैं, बताते हैं। जी। और वो खंडहर आज भी उस दौर की शान शौकत की कहानी कहते हैं। कमाल की वास्तुकला थी। लेकिन खैर, साम्राज्य हमेशा तो टिकते नहीं है। सही बात है। 330 ईसा पूर्व के आसपास मैसेडोनिया के सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने फारस पर जीत हासिल की। हाँ, और इसी के साथ अकेमेनिड साम्राज्य का तो अंत हो गया। पर जो दिलचस्प बात स्रोत बताते हैं वो ये कि राजनीतिक सत्ता बदली पर फारसी संस्कृति वो बनी रही, उसकी जड़ें गहरी थीं। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सिकंदर के बाद फिर पार्थियन आए और उनके बाद सासानिड्स। ये भी एक बड़ा नाम है ईरान के इतिहास में। जी बिल्कुल। दूसरा महान फारसी साम्राज्य भी कहते हैं इन्हें। इन्होंने सदियों तक ताकतवर रोमन और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्यों का मुकाबला किया, डटकर खड़े रहे। और सासानिड्स का योगदान क्या रहा? उनके दौर में कला, वास्तुकला, विज्ञान, इन सब में काफी तरक्की हुई। उनका जो प्रभाव है वो भी आज ईरान की पहचान का एक हिस्सा है। फिर आता है 7वीं शताब्दी, एक और बहुत बड़ा मोड़, इस्लाम का आगमन। हाँ, अरब सेनाओं ने फारस पर विजय प्राप्त की और ईरान इस्लामी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गया। और यहाँ देखिए, एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? राजनीतिक तौर पर तो फारस पर विजय हुई, लेकिन सांस्कृतिक रूप से फारसी संस्कृति ने इस्लामी दुनिया पर बहुत गहरा असर डाला। अच्छा, किस तरह का असर? कला में, साहित्य में, शासन चलाने के तौर तरीकों में, यहाँ तक कि विज्ञान में भी। और सबसे बड़ी बात, फारसी भाषा वो जिंदा रही। हाँ, ये तो कमाल है। और सिर्फ जिंदा नहीं रही, बल्कि रूमी, हाफिज, फिरदौसी जैसे महान कवियों ने इसे और समृद्ध किया। फिरदौसी का शाहनामा, उसका भी जिक्र आता है। जी हाँ, शाहनामा वो सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है। सोचिए, वो उस दौर में लिखा गया जब अरबी का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। तो इसने एक तरह से फारसी भाषा को, ईरान की प्राचीन कहानियों को, उसकी पहचान को संजो कर रखा। इसीलिए इसे ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य मानते हैं। समझ गई। तो इस इस्लामी प्रभाव के बाद कहानी आगे बढ़ती है। कई राजवंश आए होंगे बीच में। हाँ, कई आए और गए, लेकिन अगला जो बड़ा पड़ाव स्रोत बताते हैं वो है 1500 का दशक, सफाविद राजवंश। सफाविद, इन्होंने क्या खास किया? इन्होंने ईरान को एक शिया शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने शिया इस्लाम को राजकीय धर्म बनाया। ओह, और ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर आज तक है ईरान पर। बिल्कुल। आज भी ईरान की जो धार्मिक और राजनीतिक पहचान है, उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं यहीं पड़ी। सफाविदों के बाद फिर काजार राजवंश आया, और फिर 20वीं सदी में पहलवी राजवंश। पहलवी, इनका नाम तो ज्यादा सुना हुआ लगता है। शाह का दौर। जी, इन्होंने ईरान को आधुनिक बनाने की बहुत कोशिशें की, पश्चिमी तर्ज पर। जैसे पश्चिमी पहनावा लागू करना, रेलवे लाइनें बिछाना, उद्योग लगाना, एक तरह से देश को मॉडर्नाइज करने का प्रयास था।
लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहा होगा। स्रोत बताते हैं कि इसके साथ विरोध भी शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, आधुनिकीकरण के साथ साथ अंदरूनी तनाव बढ़े, लोकतंत्र के लिए मांग उठी और बाहरी ताकतों का दखल वो भी बहुत बढ़ गया। बाहरी ताकतें मतलब? खासतौर पर ब्रिटेन और अमेरिका, उनका प्रभाव, उनका हस्तक्षेप ईरान के मामलों में काफी बढ़ गया था। तो ये सब मिलके एक तरह का असंतोष पैदा कर रहा था। सही कहा। यही बढ़ता असंतोष, समाज में बदलाव की जो छटपटाहट थी और ये बाहरी दखलंदाजी, ये सब धीरे धीरे वो जमीन तैयार कर रहे थे जो 1979 में सामने आई। और फिर आता है 1979, ईरानी क्रांति, इरानियन रेवोल्यूशन। जी, एक ऐतिहासिक मोड़। आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में हजारों साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई। हाँ, शाह को देश छोड़ना पड़ा और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक। ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अहम घटना थी। यकीनन इसके भूराजनीतिक प्रभाव बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। तो इन तमाम स्रोतों से गुजरते हुए हमने देखा कि ईरान का इतिहास कितना परतदार है। इसमें प्राचीन शानो शौकत भी है तो आधुनिक कश्मकश भी। हाँ, ये वो धरती है जहां एक तरफ रूमी और हाफिज जैसे शायर हुए तो दूसरी तरफ जोरदार विरोध और क्रांतियां भी हुईं। जहां परसुपिलिस जैसे खंडार हैं तो वहीं नई पहचान गढ़ने की जद्दोजहद भी। बिल्कुल। और ये जो लंबा इतिहास है, ये हमें कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है कि सभ्यताएं नदियों की तरह होती हैं। नदियों की तरह? हाँ, मतलब वो मुड़ती हैं, कभी रास्ता बदलती हैं, कभी उनमें उफान आता है, कभी शांत बहती हैं, लेकिन उनका प्रवाह, उनका बहना जारी रहता है। उनकी छाप, उनका असर हमेशा किसी न किसी रूप में बना रहता है। बहुत खूब कहा। तो आज की ये गहरी पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं। जी, और शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक सवाल हम छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि किसी देश के इतने लंबे, इतने उतार चढ़ाव वाले जटिल अतीत को जानने और समझने की कोशिश करना, क्या ये उसके आज के हालात को, उसके वर्तमान को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? और अगर हाँ, तो किस तरह?